नमस्कार। मुझसे कई व्यूअर्स ने पिछले कई हफ्ते से लगातार ये प्रश्न किए हैं कि सर, सफल वकालत के लिए इंजंक्शंस और बेल प्राप्त करने के कुछ गूढ़ मंत्र बताएं और इस संबंध में कोई वीडियो प्रचलित करें। तो आज मैं वही लेकर आया हूं। इसमें से इंजंक्शन को अभी मैं नहीं टेकअप कर रहा हूं क्योंकि इंजंक्शन का मैटर सिविल मैटर से है। आपराधिक परिस्थितियों में जमानत का ही मेन उद्देश्य होता है, तो हम आज उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सफल वकालत के लिए अपराधी को जमानत दिलाना व्यवसायिक ख्याति दिलाता है। आज हम उन गूढ़ मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं जिनके प्रयोग से जमानत मिलना सुनिश्चित होता है। हम बिंदुवार उन रहस्यों का खुलासा कर रहे हैं। बस आप 2 मिनट इस व्याख्यान श्रृंखला में बने रहें और हमें लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की श्रृंखला भी आपको निःशुल्क प्राप्त होती रहे। हम आपके कमेंट्स और सुझाव का सम्मान करते हैं। आप जानते हैं कि अपराध 2 प्रकार के होते हैं, एक जमानती और दूसरा अजमानती अपराध। जमानती अपराध में जमानत मिलना आपका अधिकार है, जैसा कि धारा 436 जिसे अब 479 BNSS में कहा गया है तथा शेड्यूल प्रथम CRPC में वर्णित है। यानी जो CRPC थी वो BNSS हो गई है, लेकिन लगभग प्राविधान वही है। लगभग क्या, मोर देन 99% प्राविधान वही हैं, उनमें कोई बहुत अंतर नहीं आया है। तो जहां हम CRPC का नाम लें उसको आप BNSS कहें। तो BNSS में भी लास्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है। उस शेड्यूल में IPC के हर अपराध की श्रेणी दी गई है और उनको बताया गया है कि कौन जमानती है कौन अजमानती है। तो जहां जहां वो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन है उस धारा को आगे जमानती लिख दिया गया है, वो आपका अधिकार है, उसमें आपको जमानत मिलेगी ही मिलेगी। इस तथ्य को उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं, शेड्यूल को दिखा कर न्यायालय में अपनी बात कह सकते हैं और अपने जमानत प्रार्थना पत्र में भी इसको लिख सकते हैं। यही बात धारा 479 BNSS के शेड्यूल प्रथम में वर्णित है। यदि ऐसे अपराधों के लिए जमानत आवेदन कर रहे हैं तो ऐसे प्रावधानों का उल्लेख न्यायालय में तर्क के समय दें और अपने जमानत प्रार्थना पत्र में भी ऐसे प्रावधान का वर्णन करें। जमानत स्वीकृत ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जमानती अपराध में जेल भेजना मना है और यदि ऐसा होता है तो वो न्यायालय के द्वारा कोई त्रुटि जरूर है। अजमानती अपराध में वारंट विचारण एवं सत्य विचारण एवं विशेष अधिनियम जैसे पास्को, गैंगस्टर, एंटी डकैती, NSA, गैंगस्टर आज शामिल होते हैं। इन अपराधों में जमानत पाना भी असली वकालत होती है। अभी इस संदर्भ में हम पीछे चार्ट वाइज इसका डिस्कशन और करेंगे कि कब अजमानती अपराधों में भी जमानत हम कैसे पाएं। इस पर भी हम विशेष रूप से चर्चा आज प्रस्तुत करेंगे। एक बात और यहाँ उत्पन्न होकर आती है कि कुछ विशेष अधिनियम ऐसे होते हैं जहां पर उसमें नहीं लिखा होता कि ये जमानती है कि अजमानती है, तो वो बात भी BNSS के शेड्यूल फर्स्ट के अंत में लिख दिया गया है और शेड्यूल सेकंड में भी आरंभ में लिखा गया है कि यदि कोई विशेष अधिनियम की भी अपराध जिनकी सजा 2 वर्ष से अधिक नहीं है, ऐसे मामले में अगर कोई बंदी है तो वो जमानती अपराध की तरह उसे जमानत दे दी जाएगी। इस संबंध में आप उस शेड्यूल का अध्ययन करके न्यायालय में अपनी बात कह सकते हैं। तो असली वकालत होती है तभी जब हम अपनी आवेदन में सफल हो जाते हैं। इनसे निपटने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का हथियार भी प्रयोग करें। यदि इसमें सफलता न मिले तो हाईकोर्ट में याचिका ले जाएं। ऐसे मामलों में यदि दौरान अन्वेषण गिरफ्तारी हो गई हो तो रिमांड में विधिक आपत्ति उठाएं। जैसे 24 घंटे से अधिक अगर हो गया है किसी गिरफ्तार हुए, ये 24 घंटे से अधिक कैसे हुआ, इस बात की गणना आप देखेंगे। जो उसमें विवेचक GD एंट्री लाता है साथ में, जब कभी रिमांड लेने आता है प्रथम बार तो GD एंट्री लाता है और उस GD एंट्री में गिरफ्तारी का समय लिखता है। तो उस गिरफ्तारी के समय से और रिमांड के लिए जब वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत करता है उस समय तक की गणना करें। यदि वो 24 घंटे से अधिक है तो धारा 167 सब क्लास 2 में उस बात पर आपत्ति दे सकते हैं कि साहब ये इलीगल रिमांड होगा, ये रिमांड नहीं दिया जा सकता है। अब यहाँ एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि कई बार बहुत दूर दराज में अभियुक्त पकड़े जाते हैं। पता लगा उत्तर प्रदेश का कोई अभियुक्त है और बॉम्बे में पकड़ा जा रहा है,
तो बॉम्बे से यहाँ लाने में उसे 24 घंटा, 48 घंटा या 36 घंटे का समय लग सकता है। वैसी स्थिति में विवेचक के लिए ये दायित्व तो है कि वो वहाँ के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट नज़दीक हैं उनके सम्मुख प्रस्तुत करे और उनसे कहे कि साहब इसमें ट्रांजिट रिमांड दे दें। तो वो ट्रांजिट रिमांड की भी अवधि अगर पूर्ण हो गई है तो भी आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि 24 घंटे से अधिक हो गया है और इसको अभी जो है रिमांड ना दिया जाए। ऐसा आप अपने उस प्रार्थना पत्र में और अपनी आपत्तियों में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और ऐसे मामलों में मिल भी जाती है जमानत, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती। धारा 41 एवं धारा 41A का अनुपालन नहीं किया गया, ये भी ध्यान देने वाली बात है। राजपत्रीय अधिकारी के सम्मुख तलाशी ली गई या नहीं, या कंट्राबैंड सामान जो राजपत्रीय अधिकारी के सम्मुख फर्ज में लाया गया कि नहीं, ये सारी बातें आप रिमांड के समय रिमांड के पेपर्स में देखकर उठा सकते हैं और उसको न्यायालय कंसीडर भी कर सकती है और ऐसे खामियों में जमानतें भी दे सकती है। अब एक और प्रश्न है कि अगर गिरफ्तारी की आशंका है तो क्या करें। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन आशंका है, तो यदि 7 वर्ष तक के अपराध में जमानत देने को तत्पर था कोई गिरफ्तार शुदा व्यक्ति, तो विवेचक ने गिरफ्तार क्यों किया, ये बातें भी न्यायालय में उठाई जा सकती हैं कि विवेचक ने जमानत दाखिल करने का समय नहीं दिया। एक निदर्शकवाद बहुत प्रचलित हुआ है, सतेंद्र अंकिल वर्सेस CBI, SCC 2022 वॉल्यूम 10 पेज 51। तो उनके निर्देशों में भी यदि विवेचक ने उल्लंघन किया है तो ऐसा अपचारी व्यक्ति जमानत पाने का अधिकारी होता है। और अग्रिम जमानत के रूप में भी CRPC की धारा 438 तथा BNSS की धारा 482 में एंटीसिपेटरी बेल के भी प्रावधान है जिसमें गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है। हीनियस क्राइम के अलावा अन्य मामलों में अग्रिम जमानत मिल सकती है और यदि विवेचना में सहयोग किया गया और अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया तो नियमित जमानत भी मिल सकती है। यानी जो एंटीसिपेटरी बेल होती है वही बाद में रेगुलर बेल भी हो जाती है, वो न्यायालय ऐसा आदेश कर सकते हैं। पुलिस अभिरक्षा और न्यायिक अभिरक्षा का भेद भी सतेंद्र अंकिल के निर्देशों के तहत स्पष्ट किया गया है और विवेचक को भी अधिकृत कर दिया गया कि यदि ऐसा अभियुक्त जमानत देने के लिए तत्पर है तो विवेचक भी जमानत दे सकता है। या जेल निरुद्ध कैदी के विरुद्ध यदि कथित अपराध के लिए आरोप पत्र आने में अगर साधारण अपराध है तो 60 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं आया और अगर हीनियस क्राइम है और 90 दिन के अंदर चार्जशीट नहीं आई तो उसे भी जमानत पाने का अधिकार हो जाता है। और ऐसा मामला अगर उत्पन्न होता है तो आपको संबंधित न्यायालय में इन तथ्यों को रखना चाहिए, इससे जमानत की सफलता मिलती है। दौरान विचारण जेल निरुद्ध यदि कथित अपराध के अधिकतम कारावासी दंड के तिहाई अवधि या उससे अधिक अवधि जेल में बिता ली गई है तो अपराधी जेल से रिलीज किया जाएगा, वो जमानत लेकर या केवल मुचलके में ही छोड़ दिया जाएगा। विशेष विधि के अपराध में सजा के प्रावधान यदि नहीं है तो भी धारा 437 CRPC में जमानत की याचना की जा सकती है। सजा यह भी कैदी की जमानत यदि 3 साल तक की सजा सुनाई गई और अपराधी व्यक्ति अपील करने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि 389 सब क्लास 3 CRPC में विहित प्रावधानों के तहत उसे इंटरिम बेल दे दी जाएगी। यानी जिस अदालत में उसे सजा हुई है वही अदालत उसे जमानत दे देगी जो अपील की अवधि तक के लिए स्वीकृत हो जाएगी या जो अवधि वो निर्धारित करेंगे उसमें स्वीकृत हो जाएगी। कारावासी दंड के तिहाई अवधि या उससे अधिक अवधि अगर जेल में बिता ली गई है तो जमानत दे दी जाएगी। प्रीमेच्योर रिलीज अकिंचन अपराधियों के लिए नालसा एवं डालसा यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर एवं UTRC कमेटी बनाकर जेल से कैदी छुड़ाने की व्यवस्था भी दे दी गई है। अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, बस 2 ही मिनट बाद हम अपने चार्ट पर आते हैं और इन विशेष परिस्थितियों को स्पष्ट करते हैं। पहले अपराध जगत में जमानत पाने जैसा किला जीतने के समय कहा जाता था, किंतु समय बदलता गया, नए नए कानून आते रहे, कैदियों की संख्या बढ़ती गई, जेल ओवर क्राउडेड होती रही, कैदियों की स्थिति बद से बदतर होती रही, किंतु इन परिस्थितियों पर समय समय पर शीर्ष अदालत एवं केंद्र सरकार ने ध्यान दिया और वर्ष 2021 में सो मोटो रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 4 ऑफ 2021 स्पेशल लीव पिटीशन 529 ऑफ 21 से निर्देश निर्गत किए गए और भारत के 75वें स्वाधीनता के अमृतोत्सव में प्रीमेच्योर रिलीज SOP स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर मॉडल प्रिजनर
करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2013 पैरोल एंड फरलॉग सेक्शन 51 के प्रावधान भी लागू किए गए और इस दिशा में गतिशीलता लाई गई। इस पर हम अभी विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। कृपया 1 मिनट और हमें दे दें। आप जानते हैं कि जमानती अपराध के मामलों में जमानत मिलेगी ही, जैसा कि धारा 436 में कहा गया है, सीआरपीसी में कहा गया है। और गैर जमानती अपराध के लिए बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन के सिद्धांत आज भी लागू हैं। ऐसे मामलों में भी जमानत देने के प्रावधान है, जैसा कि 437 सीआरपीसी में कहा गया है। गंभीर अपराध या सत्र विचारणी मामलों में भी जमानत के प्रावधान है, जैसे धारा 439 तथा 438 सीआरपीसी में कहा गया है। किंतु अब प्रीमेच्योर रिलीज यानी एसओपी, स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर लागू करके जमानत के प्रावधान गतिशील न्याय का स्थान पा गए हैं। ये प्रीमेच्योर रिलीज एसओपी स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या है, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। आइए हमारे साथ इस चार्ट पर 1 मिनट का समय और देने की कृपा करें। जी सर। नमस्कार, ये विषय है आज। अभी मैं इस पर अपने मौखिक व्याख्यान दे रहा था। इस चार्ट के अनुसार 2 बातें और कहने के लिए मैं उत्सुक हूँ। जमानत मिलेगी ऐसा सुनिश्चित है, और वो कब मिलेगी? देखिए, 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक होता है जमानती अपराध और दूसरा होता है अजमानती अपराध। तो जमानती अपराध में तो जमानत मिलेगा ही मिलेगा, जैसे 436 सीआरपीसी में कहा गया है। अजमानती अपराध में भी जमानत मिलेगी। अब इसके 2 प्रकार और होते हैं। एक होता है वारंट ट्रायल, जो मजिस्ट्रेट करते हैं, और दूसरा होता है सेशन विचारणी, जो सत्र न्यायालय में होते हैं। और एक और विशेष बात है कि कुछ स्पेशल एक्ट सब लागू हो गए हैं, जैसे एनडीपीएस, पाक्सो, एंटी डकैती एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, जेजेबी, और विद और विदाउट सिक्योरिटी, इनको छोड़ने के भी राइट हो गए हैं। एक जो जेजेबी एक्ट है, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो होता है, उसमें जो अपचारी व्यक्ति होता है, जो किशोर होता है, वयस्क होता है, उसको तो जमानत दे ही दी जाएगी। उसकी धारा 12 में कहा गया है कि ऐसे अपचारी व्यक्ति को जमानत दे दी ही जाएगी, वो चाहे जिस धारा में बंद हो। और यहाँ तक कि हीनियस क्राइम में भी उसे जमानत पाने का अधिकार है, जैसा कि जेजेबी बोर्ड में कहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एक्ट में कहा गया है, और उसमें जो बोर्ड होता है वो उसको डिसाइड करते हैं और जमानत दे देते हैं। अब ये 2 बातें हो गई कि साहब, ये एक तो वारंट ट्रायल हो गया, और एक सेशन ट्रायल हो गया, और एक स्पेशल एक्ट हो गया। स्पेशल एक्ट्स में भी कहीं कहीं जमानत के प्रावधान इन्हें दिए गए हैं। तो वो प्रावधान कैसे डील होंगे? वो डील होंगे सीआरपीसी से ही, कहीं अलग से नहीं डील होंगे। चाहे जिस धारा में हो, चाहे एंटी डकैती में हो, चाहे पाक्सो में हो, चाहे वो एनडीपीएस में हो या गैंगस्टर में हो, उसकी जमानत की याचना भी उन्हीं प्रावधानों के तहत की जाएगी जिन प्रावधानों के तहत उसमें अन्य आईपीसी वाले अपराधों में जमानत की याचना होती है। अब देखिए, इसमें भी जो ये वारंट ट्रायल और सत्र विचारणी मामले हैं, उनमें भी 2 स्तर होते हैं। एक होता है जो अंडर ट्रायल व्यक्ति होता है, एक होता है अंडर इन्वेस्टिगेशन या रिमांड की स्टेज होती है। तो दोनों ही स्थिति में, रिमांड की स्थिति में विशेष लाभ है। अगर चार्जशीट उसकी जो हीनियस नहीं है क्राइम, या जो हीनियस क्राइम है वो 90 दिन में अगर चार्जशीट नहीं आती तो उसे जमानत का अधिकार हो जाता है। और यदि दूसरे से कम की सजा वाले केसेस हैं तो उनमें अगर 60 दिन में चार्जशीट नहीं आई तो उसे जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इन्हीं में से गिरफ्तारी की आशंका से बचने के लिए अभी जैसा मैंने पहले बोला 438 सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल के भी प्रोविजन दिए गए हैं। और वो ऐसे मांग सकता है कि साहब हमको पुलिस पकड़ने वाली है और हमारे घर बार बार आ रही है, हमको जमानत दे दीजिए, नहीं तो ये हमें जेल में बंद कर देंगे। तो उस स्थिति में एंटीसिपेटरी बेल की याचना हो जाती है। अब ये जो अंडर ट्रायल वाले हैं, अंडर ट्रायल की 2 स्थितियां हैं। एक तो है अंडर ट्रायल रिवीजन कमेटी, और एक है स्पेशल ऑपरेशनल प्रोसीजरल। ये जो दोनों चलाए जा रहे हैं ये डिफेंस सिस्टम से हैं, और ये धारा 12 है, सब क्लास जी, द लीगल अथॉरिटी सर्विसेज एक्ट 1987 के तहत ये लागू हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर नालसा के द्वारा संचालित हैं, नेशनल स्तर पर, और डालसा यानी कि जिला स्तर पर, और सालसा यानी कि राज्य स्तर पर। और इसका गठन कर दिया गया है, और नालसा और सालसा को ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन आधारों पर, और वो आधार यहाँ से अभी हम स्पष्ट करेंगे कब कब वो ये लोग अपनी प्रार्थना पत्र देते हैं।
तो इसके जो जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके चेयरमैन या सेक्रेटरी को प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है और वो अपने डिफेंस सिस्टम को चीफ डिफेंस काउंसिल एवं एडिशनल चीफ डिफेंस काउंसिल को निर्देशित कर सकते हैं कि इसकी स्क्रूटनी करिए और यदि छूटने लायक है तो इसको जेल से छुड़ा दीजिए। इसका भी लाभ लेने की आवश्यकता है और इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है। जेल अथॉरिटीज को भी मॉडल प्रिजनर एक्ट 2013 लागू करके कहा गया है कि आप कैदियों की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि भारतवर्ष में देखा ये गया है कि जेलों में जो कैपेसिटी है कैदियों को रखने की वो जस्ट डबल हो गई है। अगर 100 रखने की उनकी कैपेसिटी है तो 200 कैदी वहाँ बंद हैं। यूपी में 182% कैदियों की संख्या है, यानी जगह है उनको 50 लोगों की, वो भरे हुए हैं 100 लोग, तो उससे बड़ी बदतर स्थिति हो जाती। वो जेल अथॉरिटीज उसको देखेंगी और मॉडल प्रिजनर एक्ट 2013 के प्रोविजंस लागू करेंगे और उनको मुक्त करने की व्यवस्था करेंगे। अब इस बार इन सारी बातों को बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में दिया था। SCC 1996 क्रिमिनल पेज 589 रिट सिविल नंबर 1128 वर्ष 1986, ये डिसाइडेड है 1/5/96 को। कॉमन काजेज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये मॉडिफाइड हुआ इन CRLJ 1997 पेज 197 स्पीडी ट्रायल का। इसका भी आशय जो था, यानी UTRC SOP या नालसा डालसा का भी जो आशय था वो स्पीडी ट्रायल से ही था। वो चीज़ बहुत पहले डिसाइड की जा चुकी थी जो लोगों की स्मृति पटल से हट गई है, वकालत के क्षेत्र में भी और न्यायालय के क्षेत्र में भी। इसको फिर से स्मृति पटल पर लाने के लिए इन प्रोविजन पर जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस प्रोविजन में ये जो साइटेशन है कॉमन काजेज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके पैरा 1 में जमानतों के लिए व्यवस्था दी गई है कि कैसे कब कब जमानत दी जाएगी, और पैरा 2 में क्लोजर ऑफ केस के लिए कह दिया गया है कि यानी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसको क्लोज कर दीजिए, अभियुक्त को मुक्त कर दीजिए। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर 3 वर्ष से अनधिक जुर्म में मुलजिम जेल में है तो उसे PB या जमानत दे दें और उसे छोड़ दें, यानी उसकी अधिकतम सजा ही 3 वर्ष है और 1 वर्ष से वो जेल में बंद है और उसका ट्रायल कमेंस नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, तो ऐसे मामलों को आप बंद कर दीजिए। इसी के अलावा ये भी कहा गया कि जो मामले केवल जुर्माने से दंडनीय है, यानी मोटर चालान वगैरह, उनमें भी अगर कोई बंद है तो उनके केस को क्लोज कर दीजिए और मुलजिम को छोड़ दीजिए। और फिर पैरा 1B में कहा गया कि 5 वर्ष से दंडनीय जो अपराध हैं और उसमें 2 वर्ष से कमेंस नहीं हुआ, यानी विचारण ही पूरा नहीं हो पाया और मुलजिम बराबर 6 महीने हो गए जेल में ही बंद है, उसे भी PB में ही जमानत दे दें, PB में छोड़ दें, मुचलके में ही छोड़ दें, वो जमानत की भी मांग वहाँ नहीं की जाती है। और यही चीज़ यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है नालसा और डालसा के अंतर्गत वो इसी को एक्टिवेट कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कि बहुत सारी जेल अथॉरिटीज सारे मुलजिम को मुक्त करके उनके घर भेज रहे हैं। इसी अब पैरा 1C में कहा गया कि कुछ केसेस ऐसे हैं जो 7 ईयर्स तक के दंड से दंडनीय है, लेकिन जेल में 1 वर्ष का जेल बंदी है और वो कमेंसमेंट नहीं हुआ ट्रायल का, तो ये कहते हैं कि साहब इसको भी जमानत दे दें और PB पे छोड़ दें, यानी मुचलके पे ही छोड़ दें। अब इन सब प्रोविजन के लागू करने में एक विशेष बात यह है कि इसी रूलिंग में ये कह दिया गया कि ये हीनियस क्राइम में लागू नहीं होंगे ये मामले। अब हीनियस क्राइम की परिभाषा खास तौर से 302, 304B, 376, डकैती, मर्डर, इस प्रकार से जो आते हैं केस, ये 304, उन केसेस को हीनियस क्राइम कहते हैं। तो हीनियस क्राइम में ये प्रोविजन लागू नहीं होते हैं। इसी प्रकार स्मगलिंग के मामलों में ये प्रोविजन लागू नहीं होते, कोफे पोसा में नहीं लागू होते, NSA में नहीं लागू होते, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो अपराध हैं उसमें ये प्रोविजन लागू नहीं होते, PFA एक्ट में लागू नहीं होते, आर्म्स और एक्सप्लोसिव एक्ट में नहीं लागू होते, टाडा में और आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स एक्ट में अगर कोई अपराध किए हैं वो भी उसके लिए प्रोविजन लागू नहीं होते, क्योंकि इनको आर्थिक अपराध की दृष्टि से कहा जाता है। अब स्टाम्प्स एक्ट में भी ये लागू नहीं है, 498A तथा 304A, 304B में भी लागू नहीं है, 304A में भी लागू नहीं है। अब दूसरा इन्होंने कहा ये तो हो गया बेल का एक पार्ट, इस रूलिंग में बेल के ये प्रोविजन हो गए। दूसरा पार्ट है कि केस को समाप्त कर देना। उन्होंने पैरा 2 में वो कहा कि क्लोजर ऑफ केसेस कब होगा। ये कॉमन काज
रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका साइटेशन है 1996 क्रिमिनल पेज 589, रिट सिविल नंबर 1128/86 डिसाइडेड 596, उस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब दूसरा इसका पार्ट है कि क्लोजर ऑफ केस कब हो जाएगा। तो पैरा 2A में कहा गया कि केवल जुर्माने से दंडनीय जो अपराध हैं वो और उनमें कोई प्रोसेस तामीला नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं लग पा रहा, तो उसको कहते हैं उन केसेस को खत्म कर दीजिए, केस क्लोज कर दीजिए। ऐसे केस को क्लोज कर दीजिए और अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां पर शासन का तंत्र हमारे प्रोसेस ही नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वैसे मामलों में हम जेल में बंदी को रख के क्या करेंगे, वो तो वहीं आधा मर जाता है बेचारा रहते रहते। तो इसलिए ऐसे मामलों में उन्होंने कहा केस क्लोज कर दीजिए और अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दीजिए। फिर 2B में कहा कि 2 वर्ष से लंबित है, IPC के कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिनमें अब तक सुलह हो जाती, उनमें भी वो जेल में बंद है, उसको कोई पुरसा हाल है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, और ट्रायल कमेंस नहीं हो पा रहा है। ट्रायल कमेंस होने का एक ही कारण है कि मुलजिम तो जेल में बंद है, लेकिन हम चार्ज भी उसका बना दिए, लेकिन हम उनके गवाहों को नहीं बुला पाते। कोई पुलिस वाला यहाँ है, कोई पुलिस वाला वहाँ है, इलाज बिलाज पे ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको भेजते रहो, यहाँ नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते, इस विभाग में है, उस विभाग में, इस शाखा में है, ये सब रिपोर्ट्स आती रहती है। कुछ जानबूझ के नहीं आते हैं, कुछ रिटायर हो जाते हैं तो नहीं आते हैं। तो वैसी दशा में उन्होंने कहा कि साहब उसको क्लोज कर दिए, लेकिन इसमें मे शब्द का प्रयोग किया गया कि न्यायालय उसे क्लोज कर सकती है, कर देगी, ऊपर वाले में कह दिया गया कर देगी, शायद शब्द है, लेकिन इसमें मे है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के मे यानी मे के डिस्क्रिप्शन को भी जो है साइल के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए, और इसका भी आशय वही लगाया जाना चाहिए कि वो उन केसेस को जो कंपाउंडेबल है IPC के ऑफेंसेस और वो 2 वर्ष से उनको कमेंस नहीं हो पाया है, तो उनको एक्टर कर दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, मुलजिम को जाने दीजिए। पैरा 2C में कहा गया कि जो केवल फाइन से पेंडिंग है, और जैसे फाइन में आपने देखा होगा वाहन के चालान होते हैं, केवल फाइन जमा करिए और जाइए, ऐसे ही तमाम होते हैं। नगर पालिका 34 के चालान हो जाते हैं, गंदगी फैलाने में, कहीं पेशाब करने में कहीं चालान हो जाता है तो केवल अर्थदंड से दंडनीय है। जिला पंचायत एक्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं केसेस, भाई आप पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप भट्ठा चला रहे हैं, उसका लाइसेंस नहीं है और उसमें चालान हो जाता है, तो उन केवल फाइन से ही दंडनीय है। तो उनको सैल शब्द कहा गया कि उन्हें क्लोज कर दीजिए अगर 1 साल के अंदर वो डिसाइड नहीं हो पा रहे, यानी कमेंस नहीं हो पा रहे, ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप उनको बंद कर दीजिए और डिस्चार्ज कर दीजिए, क्लोज कर दिए केस को, और उसको मुलजिम को एक्विटल कर दीजिए। 2D में भी यही कहा गया है, और 2E में 1 साल के पेंडिंग केसेस हैं, और उनका भी उन्होंने कहा कि अगर हम एक साल के तक के दंडनीय है और 1 साल हो गया ट्रायल लेते लेते हम पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्लोज कर दीजिए, प्रोसीडिंग्स डिस्चार्ज कर दीजिए, एक्विटल कर दीजिए। 2F में कहा गया कि 3 साल के दंड से दंडनीय ऑफेंसेस हैं, लेकिन 2 साल से वो पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट में, उसका कमेंसमेंट नहीं हो पा रहा, यानी ट्रायल पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे केस को भी डिस्चार्ज कर दीजिए और एक्टिव कर दीजिए, केस को क्लोज कर दीजिए, उसकी कार्यवाही बंद कर दीजिए और मुलजिम को छोड़ दीजिए। तो ये ऐसे प्रावधान हैं जिनको आप अगर पूरे तन्मयता से पढ़ लें तो आपको सफल वकालत के लिए बहुत अच्छे गुण मंत्र हैं, इनको देखने लायक है, समझने लायक है, जिन्हें हमने आपके सामने पेश किया। ये साइटेशन जरूर नोट कर लें, आप निकाल लें, उसको लाइब्रेरी से भी निकाल सकते हैं और इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। SCC 1996 क्रिमिनल पेज 589, रिट सिविल नंबर 1128 वर्ष 86 डिसाइडेड ऑन 1/5/86, कॉमन काज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मॉडिफाइड भी हुआ है इन CRLJ 1997 पेज 197। ये स्पीडी ट्रायल के ये सब प्रोविजन है और इसमें जमानत के भी प्रोविजन है। इन प्रावधानों को अगर हम आत्मसात कर लें अपने वकालत में तो हमारी वकालत और सक्सेस हो जाएगी, दिन दुनी रात चौगुनी हो जाएगी। जहाँ तक इंजंक्शन के बारे में हमारे साथियों ने कहा है, इसको हम आगे लेंगे क्योंकि वो सिविल का मैटर है। यहाँ पर चूंकि अभी जो भी हमारी चैप्टर चल रहा है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बारे में चल रहा है, इसलिए हम उसे आज टेकअप नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके सुझाव और आपकी जो बातें हैं वो हमें बहुत उत्साहित करती हैं। आप हमारे साथ बने रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और अपने साथ शेयर करें, अपने ही साथियों को भी हमारे साथ जोड़ें, ताकि आप लोगों के सुझाव के आधार पर और बेहतर से बेहतर चीज़ें हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ये 1996 का जो ये लॉ है, ये सामान्यतः लोगों के नॉलेज में नहीं है।
ये इसलिए नॉलेज में नहीं है कि बहुत पुराना हो गया है, लेकिन ये अभी भी स्पीडी ट्रायल का लैंडमार्क जजमेंट है। कॉमन कास्ट सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्ष 1996, पेज इसका 197 है और ये 1/5/86 को डिसाइड हो चुका है। तो इसके आधार पर आप बेल भी पा सकते हैं, अपने केस में एक्टल भी पा सकते हैं और आपके वकालत में 4 चांद लग जाएंगे। धन्यवाद हमारे इस सहयोग के लिए और एक बार पुनः आपको नमस्कार और वंदे मातरम कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।